हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। जो सेल हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसके अंदर क्या डिफरेंस था। जो प्लांट सेल थी उसके बाहर सेल वॉल होती है, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर, उसके सेल के आउटर कवरिंग में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टीनी रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड्स। मतलब जो प्लांट्स के सेल होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, एक रोड शेप का स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिड्स बोलेंगे। कुछ प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी पत्तियां होती हैं उसका ग्रीन कलर होता है, और उसी की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, अब आप सोचोगे कि हर प्लांट तो ग्रीन कलर का नहीं होता, कुछ प्लांट्स का कलर होता है जो नॉन ग्रीन होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जगह डिफरेंट कलर के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका कलर डिफरेंट होता है। जैसे रेड कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, तो पिगमेंटेशन का डिफरेंस होता है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, मतलब जैसे कि हमारी फ्रूट्स हो गए, उसके अंदर क्या होगा, स्टोरेज होगा। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। अब जैसे कि हमारे घर के अंदर स्टोर रूम होता है ना, कि जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ सामान है या फिर जो एक्स्ट्रा सामान है उसे हम कहाँ रखते हैं, स्टोर रूम में। वैसे ही जो प्लांट सेल है उसका स्टोर रूम क्या होता है, वैक्यूल होता है। वो क्या होगा, एक एम्प्टी स्पेस होगा जहाँ पे प्लांट अपना एक्स्ट्रा मटेरियल रखता है, जैसे कि फूड हो गया उसे स्टोर कर देगा। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। देखा, इसे क्या काम होगा इसका, कि ये जो प्लांट सेल है वो स्टोर कर लेगा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को, और जो वेस्ट मटेरियल है उसे भी स्टोर कर देगा, ताकि जब उसे बाहर निकालना होगा तो उसे बाहर निकाल दे। एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल, और ये क्या करेगा, सेल का जो शेप है उसे मेंटेन करेगा। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और ये क्या देगा, हमारे प्लांट को सपोर्ट भी देगा और स्ट्रेंथ भी देगा। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। अब जो हमारे एनिमल सेल्स हैं, मतलब एनिमल्स में ही हम आते हैं, तो इनके सेल्स के अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स नहीं होते। इफ़ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, और अगर पाए भी जाते हैं ना किसी सेल में, तो वो बहुत छोटे छोटे होंगे। दी स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब इन वैक्यूल्स का क्या काम होगा, कि जो छोटे छोटे सब्सटेंस होंगे जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड हैं, उनको स्टोर करेंगे हमारे सेल्स। सो अ सेल इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। मतलब हमारा जो सेल है ना, वो ये नहीं है कि एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक function to allow the cells and in turn the entire organism to work। और इसी वजह से जो हमारा सेल है वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर डिफरेंट पार्ट का अलग अलग अपना रोल होता है। जैसे कि हमारी हैंड्स है वो मूवमेंट में, हमारे लेग्स हैं वो वॉकिंग में, हमारा माउथ है वो खाना खाने में हेल्प करता है। इसी तरह हर सेल के जो डिफरेंट पार्ट होंगे, जैसे वैक्यूल है वो स्टोरेज का काम करेगा, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल कंटेन करेगा जिससे फोटोसिंथेसिस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, जैसे जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो क्या करेगा, एनर्जी देगा, जिसकी वजह से हम अपना काम कर पाते हैं। अब ये देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों की है ना स्ट्रक्चर दे रखी है 2.5 फिगर के अंदर। जो ए डायग्राम है वो हमारा एनिमल सेल को दिखा रहा है और जो बी प्लांट सेल को दिखा रहा है। अब ए के अंदर देखो, कुछ चीज़ें कॉमन है हमारे एनिमल सेल के अंदर भी, प्लांट सेल के अंदर भी, और कुछ क्या है, कॉमन नहीं है। अब पहला देखो, सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, क्योंकि उसे मजबूत होना है ना। रिजिड जो बाहर की कवरिंग होती है हमारी ट्रीज़ की, वो किस वजह से होती है, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है वहाँ पे। अब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है,
दूसरा नंबर है सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों जगह प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। थर्ड है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो ज़रूरी है, न्यूक्लियस हमारे डीएनए को कैरी कर रहा है, तो वो तो दोनों चीज़ों में चाहिए। जेनेटिक मटेरियल तो प्लांट में भी होगा और एनिमल के अंदर भी। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या था? ग्रीन पिगमेंट था जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? प्लांट्स के अंदर होगी। एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं। अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम भी सारे हरे हरे होते, है ना, फिर तो अपना खाना हम खुद बना लेते। लेकिन हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, तो उन्हीं के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपना खाना खुद बनाए। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक फ्लूइड है जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये जितने भी ऑर्गेनेलीज है ना, ऑर्गेनेलीज मतलब ये वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनेलीज। ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर फ्लोट हो जाएंगे, तैरते रहेंगे, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ड्राई हो गई तो इनका काम करना ही बंद हो जाएगा। अब ये सारे ऑर्गेनेली क्या है? मोस्ट एनवायरनमेंट चाहिए इनको, मतलब गीला गीला सा चाहिए। नेक्स्ट है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या था? प्लांट्स के अंदर पता है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और उसे स्टोर करते हैं, वो कहाँ पे होगा? वैक्यूल्स के अंदर। और जो वेस्ट होगा वो भी वैक्यूल के अंदर, क्योंकि टाइम आने पर उसे बाहर निकाल सके, तो ये होता है। अब वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाना होता है और वो क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री होते हैं। इस वजह से वैक्यूल प्लांट सेल में बड़े बड़े पाए जाते हैं और एनिमल सेल में वैसे तो पाए नहीं जाते, लेकिन जहाँ भी पाए जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पाए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये हमारी सेल का पावर हाउस है। जैसे जनरेटर होता है ना, वो हर जगह लाइट पहुंचाता है, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो हमें एनर्जी देता है। हर सेल का अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो दोनों में होगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। आया होगा समझ, आई थिंक। अब आगे पढ़ते हैं। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब यहाँ तक आते आते आपको ये तो पता चल गया होना कि हमारे सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो वो क्या होता है। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। और हमें ये भी पता चल गया कि जो प्लांट और एनिमल का सेल है उसकी शेप भी डिफरेंट होती है और उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो डिफरेंट एनिमल्स के सेल्स होते हैं उनका शेप और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है या सेम होता है। अब इसके बारे में पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे, तो इसी का डिस्कशन आगे होगा। देखो, जो क्वेश्चन क्यूरियोसिटी में पूछा गया ना, उसका आंसर भी अगले ही पैराग्राफ में दिया जाता है। अब ये देखो 2.6 डिफरेंट सेल्स इन द ह्यूमन साइड में ये पिक्चर दिख रही है ना। ए क्या है? मसल सेल्स। जो आप बॉडी बनाते हो देखी होगी ना, यूँ करते हैं कि 2.5 किलो का, तो ये इसके अंदर क्या होती है? मसल सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे डोले शोले दिखाते हो, तो वो क्या है? मसल सेल्स। और ये बी पे के अंदर क्या है? नर्व सेल्स। जो हमारी नर्व सेल्स होती है ना, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहीं गर्म पे हाथ लग गया तो हाथ हटाना है, और कहीं ठंडी चीज़ पे एकदम से वो हो गया तो ऐसे करके वो करते हो ना आप, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि नर्व सेल के अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते रहते हैं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या होंगे? हमारे दिमाग तक जाएंगे और फिर दिमाग एकदम से हमें ऑर्डर देगा कि गर्म है, वहाँ से हाथ हटा लो। इसी वजह से होता है ये। अब वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स के सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है और उनकी शेप कैसे अलग अलग होती है। अब ये दो स्ट्रक्चर देख के तो आपको पता चल गया होगा कि हर सेल अलग अलग होता है, लेकिन वो डिफरेंट करता है, क्योंकि अगर आप दो मसल सेल्स को ही लोगे तो वो सेम दिखेंगे, लेकिन एक मसल सेल और एक नर्व सेल को लोगे तो वो क्या करेंगे? अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर होगा उनका, ठीक है। द मसल सेल एंड नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, ये आपने देख ही लिया 2.6 फिगर ए और बी के अंदर। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यू सी इन दैम। मतलब इनको देख के आपको क्या क्या सिमिलर लगा, एक जैसा लगा, या फिर क्या डिफरेंसेस दिखे।
अब मसल सेल्स मतलब जो मसल सेल होता है ना, अपने डोले शोले बनाने वाले ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है, जो बीच में से मोटे और साइड से चौड़े चौड़े मतलब पतले पतले से, जैसे बेलन देखा होगा ना आपने, उस टाइप के। वाइल अ नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ ब्रांचेस, लेकिन जो हमारा नर्व सेल होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा लेंथ में, और उसकी ब्रांचेस होंगी आगे पीछे। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, इसी तरीके से कुछ सेल क्या होंगे, राउंड गोल गोल आकार के होंगे। वाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पतले पतले होंगे और थिन होंगे। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और जो जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे ना वो अलग अलग नंबर में पाए जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से, जैसे मसल सेल, नर्व सेल, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, सेम क्यों नहीं है, या फिर जो शेप और स्ट्रक्चर है सेल का वो उसके फंक्शन को डिफाइन करता है या फिर नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि जो यूनिक शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर है सेल का वो क्या हेल्प करता है, उसके स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जो मसल सेल्स है वो हमारी मसल्स में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, हमारे हाथों को स्ट्रेच करने में, बेंड करने में, उसमें हेल्प करेगा कि कोई काम कर सकते हैं हम अपने हाथों से। अब नर्व सेल्स क्या है, उसका वो मसल सेल्स का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम ये है कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना और वापस आपके सिग्नल वहाँ तक जाना जहाँ पे बॉडी का सेंस है, ठीक है। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी, और अब हम पढ़ेंगे कि जो ये सेल्स हैं ये कैसे हेल्प करते हैं कि हम डिफरेंट वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेट्स फाइंड आउट, अब इन्हें खोजते हैं। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3, मतलब हमने 2.3 एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने अपना अंदर का चिक सेल लिया था, और वो कैसे दिखा था, हमें थिन और फ्लैट दिखा था ना। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ द चिक, वो क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करती हैं हमारे इनर सरफेस ऑफ चिक के अंदर, मतलब जो हमारा गाल है ना अंदर से उसको प्रोटेक्ट करने की काम करती है उसकी लाइनिंग, ठीक है। नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, अब जो नर्व सेल्स है जिसका फोटो आपने ऊपर देखा था उसे क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। जैसे आपका घर का नाम होगा चिंटू और आपका स्कूल का नाम होगा देविक, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि न्यूरल सेल को ही नर्व सेल को ही न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका घर का नाम और स्कूल का नाम हो तो एक इंसान ना, लेकिन नाम अलग अलग हैं, तो सेम यही है। कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी, और इनका क्या फंक्शन है कि ये मैसेज को कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। द elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly, मतलब जो लॉन्ग शेप, इनकी एलोंगेटेड शेप है ना, और ब्रांच स्ट्रक्चर, क्या बताया था नर्व सेल्स के बारे में कि ये लेंथ इनकी लंबी होती है रोड लाइक, और पीछे और आगे क्या होते हैं, इनके ब्रांचेस होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, ताकि वो हमारे मैसेज को क्विकली एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचा सके। सिमिलरली जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर भी वेरिएशन होंगे। इन प्लांट्स टू सेल में बी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल एंड इवन ट्यूब लाइक, मतलब जो प्लांट्स के अंदर भी सेल्स की शेप कैसी हो सकती है कि वो रेक्टेंगुलर हो, या फिर इलोंगेटेड, पतला पतला लंबा लंबा हो, ओवल शेप हो, या फिर ट्यूब लाइक शेप हो, तो अलग अलग शेप हो सकती है। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उनका सेल कैसा हो सकता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक हो, ताकि वो क्या कर सके, पानी को कैरी कर सके प्लांट के नीचे से लेके रूट से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, क्लास 7 में आपने पढ़ा था ना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और क्या था, डिफरेंट पार्ट्स था
थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो कैसे बने हुए थे? वो भी तो सेल से ही बने थे ना, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने थे वो। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन फूड पाइप, मतलब जो हमारी फूड पाइप होती है ना ईसोफेगस, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल सेल्स प्रेजेंट है। और इन सेल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करना वेव लाइक मैनर में। जैसे आपने अर्थवॉर्म को देखा है चलते हुए, वो पहले सीधा चलेगा, फिर फोल्ड होगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो फूड है ना, फूड पाइप से स्टमक तक जाता है, जिसे हम पेरिस्टलिसिस मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो वेव लाइक मूवमेंट होती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो खाना है हमारा पुश हो जाएगा कहाँ पे, स्टमक के अंदर। द मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। और ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो हमारी मसल सेल्स हैं वो थिन मतलब पतले पतले, फ्लेक्सिबल हैं और स्पिंडल शेप के हैं। अगर मान के देखो, आपके जो सेल्स होंगे वो रिजिड होंगे, इसका मतलब वो हिल ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी, आपकी जो कोहनी से लेकर मुट्ठी तक की जो ये हड्डी है, इसे आप फोल्ड नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, रिजिड है। और जो आपके हाथों की जो बोन्स हैं, जैसे कि आप मुट्ठी बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, हाथ को मरोड़ सकते हो, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो घूम सकता है जैसे आप चाहो वैसे ही। तो ये होता है फ्लेक्सिबल, तो इसी वजह से मूवमेंट होती है। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। अब जो स्टमक है, हमारा पेट है, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। देखो हमारी पूरी बॉडी है ना सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो हर जगह अगर अलग फंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब अलग अलग सेल्स पाए जाएंगे, तो और उनके सेल्स के फंक्शन भी अलग होंगे, है ना। अब जैसे स्टमक के अंदर जो हैं सेल्स, वो क्या काम करेंगे, हमारे फूड को पचाने में काम करेंगे, है ना। अब जो हमारे ईसोफेगस के अंदर सेल्स थे वो मसल सेल्स थे, उसकी वजह से खाना क्या हो रहा था, फूड पाइप से पेरिस्टलिसिस मूवमेंट से हमारे माउथ से लेके स्टमक तक जा रहा था। अब जो आगे दूसरे ऑर्गन्स में सेल्स होंगे वो अलग फंक्शन करेंगे, तो हर किसी का अपना काम होता है ना। द स्टमक ऑल्सो, मतलब स्टमक के अंदर मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड, मतलब जो हमारे मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना स्टमक के अंदर, वो किस में काम आते हैं, वो फूड को, मतलब फूड को पचाने में काम आते हैं, ठीक है। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। अभी आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो हमारा स्टमक है वहाँ पे जो वॉल्स है स्टमक की, वहाँ से HCl एसिड सिक्रीट होता है ना। और डाइजेस्टिव जूसेस भी, पेप्सिन आपने पढ़ा होगा, है ना, और ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये जूसेस, ताकि जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हो सके कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म के अंदर। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। अब जो सारे सेल्स हैं वो मिलके क्या करेंगे, डाइजेशन का पॉसिबल करेंगे। अब इसे एक सिंपल स्टोरी के तरीके से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपकी क्लास में मान लो 15 बच्चे हैं, है ना, और दिवाली आ रही है, तो आपके स्कूल वालों ने एक फंक्शन रखा है कि क्लासेस के बीच में है ना पार्टिसिपेशन होगा, कौन अच्छे से क्लास को डेकोरेट करे। तो आपकी मैडम ने क्या कर दिया, आप 15 बच्चे हो, 15 बच्चों को ना अलग अलग काम दे दिया मिल बांट के, कि एक जना क्लास की सफाई करेगा, दूसरा डेकोरेशन में काम करेगा, जो रंगोली अच्छा बनाता है वो रंगोली बनाएगा, कुछ फ्लावर्स लेके आएंगे, कुछ वो लड़ियाँ वगैरह लगाएंगे। तो सारे मिल बांट के 15 कर तो रहे हैं ना एक क्लास के लिए काम। वैसे ही जो ये सेल्स हैं ये कर तो रहे हैं अपनी बॉडी के लिए काम, लेकिन हर किसी का क्या है, 15 बच्चों में से हर किसी का क्या है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, तो वो वही करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारा सेल्स है हमारी बॉडी में, जो काम उन्हें दे रखा है ना वो वही काम करेंगे, वो दूसरा काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। What are the levels of organization in the body of living organism? मतलब जो हमारी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसमें लेवल होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये देखो लेफ़्ट साइड में जो ये फिगर है ना 2.7, ये देखो
ए में क्या लिख रखा है, सेल, मतलब पहले एक सेल होगा छोटा सा, उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा सेल जब आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, टिश्यू होगा। और टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, ठीक है। मतलब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होंगे और फिर क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होंगे, उससे क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम से क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। सेम इसी तरीके से अगर आप देखो कि आपकी क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे मिलके तो क्या हो जाएगा, एक क्लासरूम बन जाएगा, ठीक है। तो सेल को मान लो एक स्टूडेंट, टिश्यू को मान लो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और ऑर्गन क्या हो गया, अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं ना। तो टिश्यू को मान लो एक क्लास। अब बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी तो क्या होगा, एक स्कूल बनेगा ना, तो वो स्कूल हमारा ऑर्गन है। अब बहुत सारे स्कूल मिलके क्या बनाते हैं, स्कूल सिस्टम। मतलब अलग अलग स्कूल होते हैं ना, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट का चक्कर छोड़ो, सिर्फ स्कूल्स के बारे में देखो तो एक स्कूल्स का नेटवर्क होता है कि ये स्कूल है, ये स्कूल है, ठीक है। और पूरे स्कूल को मिक्स करके क्या बनता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि जिससे एक अच्छा प्रॉपर हमारे देश का विकास हो रहा है कि हम सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ बता देना। ऐसे है ना, थोड़े थोड़े लिंक करते चला करो साइड बाय साइड कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, यूं चेन भी बन सकती है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स वे। मतलब जो हमारी लिविंग बींग्स की बॉडी है ना, वो कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज कर रखी है भगवान ने। अब सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। जैसे कि हमारी जो दीवार थी घर बनाने में, उसकी बेसिक यूनिट क्या थी, एक ब्रिक, मतलब एक ईंट थी। जैसे ईंट मिलके एक दीवार बना रही थी ना, और फिर पूरा घर। उसी तरीके से जो हमारी बेसिक यूनिट है ना, वो है एक सेल। जो सेल ग्रुप बना के एक टिश्यू बनाएगा, और बहुत सारे टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, और जब ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, जो कि मेजर फंक्शन करेंगे हमारी बॉडी का। और सारा ऑर्गन सिस्टम, इसको एक साथ हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक प्लांट या फिर एक एनिमल या फिर हम खुद, ठीक है। हमारे अंदर भी तो यही है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। पहले सबसे छोटा सेल था, फिर उसके मिक्स होने पे टिश्यू हुआ, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। These level of organization help us understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living beings. मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये सिंपल पता चल रहा है कि जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे बोलते थे हम, सेल्स को, जब वो सेल आपस में काम में मतलब टुगेदर एक साथ आए तो क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बन गया, हम बन गए। जैसे कि एक ब्रिक थी मकान बनाने में, तो एक ब्रिक से क्या बनी, एक दीवार बनी, एक दीवार से क्या बनी, एक कमरा बना, एक कमरे से क्या बना, मतलब और भी सारे कमरे थे ना, जब सारे कमरे एक साथ हो गए तो एक मकान बना। उसी तरीके से ये है, एक सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल एग। मतलब जो हमारी लाइफ है ना इतनी कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ से शुरू होती है, एक सिंगल सेल से शुरू होती है जिसे हम एग बोलते हैं। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मतलब जो ये एग होता है, ये शुरू में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल होता है ना, लेकिन इसकी इतनी अमेजिंग एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड करता रहता है, और उससे क्या बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हम लिविंग बीइंग्स बनते हैं, इसीलिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स। इसका मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हों उसे बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो हम एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस और प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं, तो हम सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ, अब आपने क्या सुना है, द यॉक क्या होता है, आपने अंडा तो देखा होगा, उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है ना, उसे यॉक बोलते हैं।
द yolk ऑफ एन ostrich egg इज़ अ सिंगल सेल। मतलब जो ये ऑस्ट्रिच का अंडा है ना, ये क्या होता है, पूरी दुनिया में है ना सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है। और इसकी डायमीटर कितनी होती है, 130 mm से लेके 170 mm इन डायमीटर में होता है। जो एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, a shell for protection and a white liquid that nourishes the cell during its continued development। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये योक होगा, ये येलो पार्ट, ठीक है। अब ये वाइट क्या है, ये लिक्विड होता है जो कि इस येलो पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, नॉन सेलुलर होता है ये, ठीक है। और ये किस चीज़ में काम आता है, सेल के नरिशमेंट में, ताकि जब ये जो छोटा सा वाइट दिख रहा है ना आपको एक तरफ, ये क्या है, इसका बेबी, तो इसके डेवलपमेंट में जब ये बड़ा होगा तो ये खाना तो खाएगा, तो ये जो वाइट पार्ट है ये इसको नरिशमेंट भी देगा और ये इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। अब है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या पढ़ा था, ऊपर तो ये पढ़ा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम और प्लांट सेल। अब पढ़ेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो हमारी सीधी आंखों से हमें विजिबल नहीं होंगे, माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ही हम उन्हें देख सकते हैं। Some living organisms are made up of just one or very few cells। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनते हैं किससे, कुछ फ्यू सेल्स से। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, इसी वजह से उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा देखा था ना आपने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और ये कैसे मूवमेंट करता था, मतलब ये अपने हाथ शुडोपोडिया से वो करता था ना फूड को एनगल्फ, तो ये क्या था, यूनिसेलुलर। अदर लाइक सम और फंगी और एल्गी क्या थे, मल्टी सेलुलर, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट थे। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। अब ये भी मिलते हैं हर जगह, जैसे कि वाटर में मिल गया, सॉइल में मिल गया, एयर में मिल गया, या फिर हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। बट वट डू देयर सेल्स लुक लाइक। अब वो हमें नेक्ड आई से तो दिखते नहीं, तो वो उनके सेल्स कैसे दिखते होंगे, क्या हमारे सेल्स की तरह दिखते होंगे या फिर अलग स्ट्रक्चर होगा। व्हाट आर दे, कि क्या वो एनिमल सेल की तरह दिखते हैं या प्लांट सेल की तरह, ये हम आगे देखेंगे, या फिर इनसे भी अलग होगा कुछ। टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगैन वी नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज देयर साइजेस एंड मेक देम विजिबल टू अस। अब ये इनके स्ट्रक्चर वगैरह देखने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, वो उसके साइज़ को बड़ा कर देगा जिसकी वजह से हमें दिखने लगेगा। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बनाया है, एक बहुत ही कम प्राइस का माइक्रोस्कोप बनाया है जो कि फोल्ड भी होता है, जैसे पेपर फोल्ड होता है। फोल्ड स्कोप्स में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स लाइक हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। लेकिन जो फोल्ड स्कोप्स होते हैं ना, उसका मैग्नीफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि जो हमारे लैब में माइक्रोस्कोप होता है उतना, क्योंकि जो चीप क्वालिटी की वो होगी तो भाई कुछ तो उसमें कमी होगी ना। अब जैसे कोई भी कपड़ा है, एक तो कंपनी का है तो वो बेस्ट होगा, अब उसकी फर्स्ट या सेकंड कॉपी जैसे जैसे कॉपी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, क्वालिटी कम होती जाएगी। सेम ये है कि जो लैब के अंदर हाई पावर के माइक्रोस्कोप यूज़ होंगे वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन जो थोड़े से चीप होंगे या फिर लो कॉस्ट के होंगे उसमें क्या होगा, मैग्नीफिकेशन कम होगा उन चीज़ों का, तो वो क्लियरली इतनी विजिबल नहीं होते हैं। हाउएवर, हालांकि दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एसेसिबल टू मैनी पीपल। लेकिन ये क्यों यूज़ होंगे, क्योंकि मतलब जैसे कॉमन बच्चों को किसी को देखना है तो लो कॉस्ट में हम ले आएंगे। अब हम लेबोरेटरी वाले माइक्रोस्कोप्स को तो कैसे लेके आएँ, वो इतने हाई उसके सिर्फ ये देखने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं नहीं ला सकते ना हम, तो इसी वजह से होता है ये।
लेट अस नाउ टेक अ क्लोज लुक एट फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। मतलब अब तक हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो हमारी आंखों से दिखती हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वो चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारी आंखों से नहीं दिखती, ठीक है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख पाते हैं। अब क्या करना है, एक एक्टिविटी दे दी। एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, हमें जो हमारी ये जोड़ देखे होंगे ना, या फिर जो गंदे नाले होते हैं वो देखे होंगे, सीवरेज वगैरह, उसके पानी को देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। और उसमें क्योंकि जो ये क्लीन वाटर होगा उसके अंदर तो माइक्रोब्स इतने पाए नहीं जाएंगे, लेकिन जो पॉन्ड का वाटर होगा या जो दूषित पानी होगा जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह, जैसे ही हमारा गटर का पानी होता है या फिर जो कई देर तक खड़ा रह जाए, उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। अब हमें माइक्रोब्स देखने हैं तो डर्टी वाटर तो लाना पड़ेगा, स्टैग्नेंट वाटर। तो हमें क्या करना है, टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर लो, जोड़ में जाओ, उस कंटेनर को भरो और अपने टीचर या फिर किसी एल्डर की हेल्प से क्या करना है, यूज़ अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन माइक्रोस्कोप और फोल्ड्सकोप स्लाइड, पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट इन माइक्रोस्कोप। अब हमें क्या करना है, वो जो पानी हम लेके आए हैं ना, स्टैग्नेंट वाटर, डर्टी वाटर, उसे क्या करो, ड्रॉपर से एक ड्रॉप लो और स्लाइड के ऊपर डाल दो। अब उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो, और कवर स्लिप बहुत स्लोली लगानी है, उसमें बबल नहीं होना चाहिए, अगर बबल हुआ तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो कर दिया। अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें क्या करना है, मतलब पानी के अंदर तो पाए ही जाएंगे, लेकिन जो हमारी सॉइल है उसके अंदर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको सॉइल लेनी है, जैसे वाटर लिया था ना, ऐसे ही थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करनी है हमारे गार्डन से या फिर किसी खेत में जाके ले आना, और उसको मतलब डायरेक्ट टच मत करना सॉइल को, या तो स्पून से लेके आना या फिर ग्लव्स डाल के लाना, ठीक है। अब क्या करना है, बीकर के अंदर पानी डाल देना थोड़ा सा। अब क्या करो, उसे मिला दो ताकि जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो वाटर के अंदर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अब वो एक सस्पेंशन बन जाएगा, मतलब गादला पानी देखा होगा आपने, जब मिट्टी पानी के अंदर मिल जाती है तो वो कैसे अजीब सा दिखता है, मिट्टीला पानी, तो वैसा ही दिखना चाहिए। अब उसमें से एक ड्रॉप लो, ड्रॉपर से, और किस पे डाल दोगे आप, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे। अब कवर स्लिप लगा दो। अब क्या करो, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा, दिस इंडिकेट्स दैट इवन सोइल सस्पेंशन कंटेन अ वेराइटी ऑफ टाइनी क्रिएचर्स दैट कांट बी सीन विद अनएडेड आइज। मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी सॉइल का सस्पेंशन है, सॉइल सस्पेंशन क्यों बोला गया, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो डिज़ोल्व हुई है पानी के अंदर, और उसके पार्टिकल भी हैं उसमें, तो उससे क्या दिखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे हमें नहीं दिख रहे थे ना उसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे, क्योंकि वो उसे मैग्नीफाई कर देगा और इतना बड़ा बना देगा 200 से 300 टाइम, ताकि वो हमारी जो नेक्ड आई है उससे भी कैसे दिखे, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो। इसीलिए इनको क्या बोला गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, ऑर्गेनिज्म तो हमें पता ही है, जो लिविंग बींग्स, जो जीवित है, इसलिए इन्हें माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगली एक्टिविटी है, तो चलो इतना तो कर ही लेते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँ आपको। चलो इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, ठीक है, वरना बच्चे कहेंगे एक दिन में ही सारा पढ़ाओगे क्या। तो धीरे धीरे छोटा छोटा कवर करना है। मेन मकसद क्या है, ताकि आप अपने आसपास देखो और ये समझो। अब देखो मैंने पूरी अब तक की, चलो समरी को रिवाइज करते हैं हम जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो हमारे आसपास क्या है, प्लांट्स भी है। किसी भी प्लांट को आप देखोगे ना, उसके अंदर देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए कि आज सेल के बारे में पढ़ाया है,
तो सेल के अब देखो प्लांट को देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट का सेल है उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाओ कि एक राउंड राउंड शेप सोच लो, ठीक है। एक जैसे कड़ा होता है ना अपना कड़ा, यूं राउंड शेप मान ली। अब आंखें बंद करके ये सोच के देखना, एक राउंड राउंड शेप मान ली, जैसे गोल गोल मान लो कुछ भी। अब जो गोल के ऊपर क्या होगा, पहले सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की कवरिंग होगी। अब जो हमारे प्लांट सेल थे उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, है ना, थी ना। अब एनिमल सेल के बारे में सोचो, एनिमल सेल के ऊपर क्या था, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं थी। इसीलिए शायद सेल वॉल नहीं है तो ये हमारी स्किन कितनी क्या होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, वरना हम भी प्लांट्स की तरह बिल्कुल सख्त होते, अनफोल्डेबल और बिल्कुल मतलब स्ट्रेच नहीं कर सकते थे, रिजिड होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है। और दूसरा क्या था, वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट थी, वैक्यूल्स, क्योंकि वो खाना बनाते हैं। अब खाना बनाएंगे, अब अपना किचन देखो, किचन क्या काम करता है, खाना बनाते हैं तो बड़ा किचन होता है ना, वहाँ पे सामान रखा भी जाए, या फिर स्टोर रूम देखो, है ना। तो वैसे ही ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं। तो जगह तो चाहिए ना खाना बनाने के बाद रखने के लिए, तो इनके क्या होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम खाना नहीं बनाते, हम सिर्फ खाते हैं, तो हमारे अंदर या तो वैक्यूल्स नहीं होते, और अगर होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पावर हाउस ऑफ सेल था ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों को चाहिए भाई, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट हो, क्योंकि एनर्जी तो दोनों को लगेगी। प्लांट्स को खाना बनाने में एनर्जी लगेगी, और हमें क्या, किस चीज़ में एनर्जी चाहिए, हमारे काम करने के लिए। और क्या था, न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस भी दोनों जगह होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए हमारा, ठीक है। और इन सारी जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको मिला के क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होंगे ये किस लिक्विड में तैरते हैं, उस लिक्विड को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो एनिमल सेल थे उनकी अलग अलग शेप थी, और अलग अलग शेप थी तो स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी अलग अलग थे। अब जो मसल सेल्स थे वो स्ट्रेचिंग वगैरह में काम करते हैं, और इसी वजह से इससे आपको ये भी पता चल गया कि जो फूड पाइप के अंदर मसल सेल्स थे उसी की वजह से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा था, कि आपका खाना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड पाइप को स्टमक तक जा रहा था, है ना। और जो नर्व सेल्स थे या फिर न्यूरॉन्स थे वो क्या कर रहे थे, सिग्नल पहुंचा रहे थे हमारे ब्रेन को, ताकि हम सेंस कर सकें, ठीक है। तो ये था अब तक का। और फिर बाद में हमने किस बारे में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। जो सिंगल सेल के होंगे उन्हें यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जो एक से ज़्यादा सेल होगा उसे क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये माइक्रो क्या हैं, वैसे नेक्ड आइज से हमें दिखते नहीं हैं, मतलब ऐसे सीधा नहीं दिखते, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।